in the last lecture we studied about the refraction and refractive index. तो refractive index मैंने आपको बताया था कि it is a ratio of the velocity of light in air to the velocity of light in a particular medium. Okay? That is mu जो है mu of a medium. Okay? Mu means refractive index. So refractive index of a medium is equal to velocity of light in air to the velocity of light in medium. यहाँ पे v क्या है? देखो mu क्या है? Mu is the refractive index of medium. Refractive index of medium. C velocity of light in air. And B again velocity of light in medium. So we did this कि velocity of light in medium and refractive index of the medium are inversely proportional to each other. कि V और mu ये आपस में inversely proportional है कि that is the refractive index of a medium is inversely proportional to the velocity of light. कि यानी कि अगर velocity of light ज़्यादा होगी किसी भी मीडियम में कि लाइट बहुत स्पीड से जा रही है तो उसके म्यू की वैल्यू कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा. और अगर किसी एक मीडियम में लाइट बहुत स्लो स्पीड से चल रही है मीन्स कि उसकी वेलोसिटी बहुत कम है तो तब उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी. ओके, दैट विल बी मोर. तो म्यू एंड दिस. अब अगर लाइट जो है देखो हम अगर दो मीडियम्स को कंपेयर करें तो देन वी हैड दिस डिराइव दिस फॉर्मूला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकेंड मीडियम divided by refractive index of a first medium if light travels from first to second medium. अगर एक मीडियम से दूसरे में ट्रैवल कर रही है तो then it will be equal to the ratio of velocity of light in first medium to the velocity of light in second medium. ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था कि म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 का मतलब यहाँ पे क्या है सेकेंड मीडियम. कि अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रैवल कर रही है, लेट इट बी ये फर्स्ट मीडियम है ये सेकेंड मीडियम है, अगर लाइट इसमें ट्रैवल कर रही है ये लाइट गई और यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, लेट इट बी ये रिफ्रैक्ट हो गई, लाइट हैज बेंडेड फ्रॉम इट्स पाथ. तो अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है और इसका म्यू 2, इसकी इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 इसमें v2, तो इनका रिलेशनशिप क्या होगा म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2. अब वी नो कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. यहाँ पे न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ और v वेलोसिटी. ये रिलेशनशिप हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि वेलोसिटी एक वेव मोशन में वेलोसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट है. ये वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इनटू वेवलेंथ. अब I told you during refraction frequency remains constant. ये constant रहती है. तो therefore we can say that velocity is proportional to wavelength. और वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेवलेंथ या वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो यहाँ से हमारा ये रिलेशनशिप निकलता है कि v जो है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है. तो इसका मतलब वी कैन इंस्टेड ऑफ v1 v2 वी कैन राइट लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2. क्योंकि v1 देखो यहाँ पर क्या होगा आई टेल यू ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने. जस्ट कि फर्स्ट मीडियम में v1 किसके इक्वल है न्यू इंटू लैम्डा 1 for first medium. Okay, and for second medium v2 is equal to nu into lambda 2. क्योंकि nu कांस्टेंट है तो दोनों में हमने nu की वैल्यू सेम रखी. Now dividing first and second equation. Okay, तो क्या आ जाएगा v1 by v2 is equal to न्यू लैम्डा 1 बाई न्यू लैम्डा 2. तो न्यू से न्यू कैंसिल हो गया तो ये रिलेशनशिप आ गया.
v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2. okay? तो इट मीन्स कि अब हम देखो एक और रिलेशन लगा सकते हैं. वी कैन अब यहाँ पे mu2 by mu1 is equal to v1 by v2. So I can write in place of this also is equal to lambda 1 by lambda 2. okay? तो ये भी एक रिलेशनशिप बन गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट is equal to velocity of light in first medium to the velocity of light in second medium equal to wavelength of light in first medium to the wavelength of light in second medium. अब यहाँ से आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. विजिबल लाइट में आई टेल यू, सनलाइट में सनलाइट गिव्स अस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड विजिबल लाइट. ओनली विजिबल पार्ट ऑफ द लाइट जो है दैट वी कैन सी. तो जो में विजिबल लाइट है सन की, ये विजिबल लाइट इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स. और वो 7 कलर्स कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो ये 7 कलर्स हैं. अब इन 7 कलर्स में वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर, ये वॉयलेट कलर की. और रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो कितनी है? 750 या 7 अप्रॉक्सीमेट 700 नैनोमीटर. अप्रॉक्सीमेट चलो ले लेते हैं 700 नैनोमीटर. तो इट मीन्स कि वॉयलेट की वेवलेंथ कम है. ओके, जब वॉयलेट में वेवलेंथ कम है तो यहाँ से अब देखो, जब वेवलेंथ कम है तो वेवलेंथ और म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ रेड. ओके, तो अगर कलर्स में आ जाए कि लाइट जो है वॉयलेट से रेड की तरफ मूव गई तो व्हाट विल बी द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो वॉयलेट की वेवलेंथ कम है. देखो वॉयलेट वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड, किससे कम है. तो देयरफॉर म्यू ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड कलर. कि रेड कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर की लाइट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग मतलब कम होगा. तो इस तरह डिफरेंट कलर्स की लाइट जो है, डिफरेंट अगर कलर्स है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, तो उनकी वेवलेंथ पे उनका म्यू डिपेंड करेगा. तो इसीलिए लाइट की स्पीड भी चेंज हो रही है. ये स्पीड चेंज होगी क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रही है. वेवलेंथ चेंज हो रही है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है. तो दिस इज हाउ. तो दिस इज अब एक क्वेश्चन आई टेल यू कि वन क्वेश्चन वी दिस कैलकुलेट. मान लो एक क्वेश्चन ये है कि 1000 नैनोमीटर लाइट ऑफ वेवलेंथ, जैसे लिखते हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 1000 nanometer enters into water of refractive index 4/3. Calculate speed of light in water. First part. Second, wavelength of light in water. क्योंकि वाटर में जब वो एंटर करेगी तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी. ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वेवलेंथ स्पीड दे बोथ चेंज, ओनली फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. ओके, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर and thirdly we have to calculate frequency of the light in water.
देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है वाटर का, लाइट ऑफ वेवलेंथ 1000 नैनोमीटर। इसका मतलब ये जो वेवलेंथ गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि एयर से RI 4/3 गिवन है, तो ये 4/3 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब कि लाइट इज नाउ ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से पानी में आ रही है, तो जब तक वो एयर में थी तो उसकी वेवलेंथ 1000 नैनोमीटर है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट कि उसकी वेवलेंथ वाटर में कितनी है और फ्रीक्वेंसी वाटर में कितनी है और स्पीड कितनी है। ठीक है, तो स्पीड के लिए तो देखो डायरेक्टली वी कैन यूज कि म्यू ऑफ वाटर किसके इक्वल है, C/V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अब म्यू हमें गिवन है वाटर का, V इन वाटर हमें कैलकुलेट करना है, ये V किस में है, वाटर में। तो इसका मतलब V इन वाटर कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इन वाटर, दैट इज इक्वल टू C/μ ऑफ वाटर। C की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू की वैल्यू 4/3, तो 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 9/4, 9/4 कितना हो गया, 2.25, तो ये यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज द आंसर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये तो पहले का आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, अब जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया है, दैट इज, यहाँ से करते हैं सेकेंड, आई हैव टोल्ड यू दिस फॉर्मूला कि V इज इक्वल टू, एक ये फॉर्मूला हमने किया है, V इन वाटर इज इक्वल टू न्यू इंटू वेवलेंथ, लेकिन न्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं, देखो वी कैन कैलकुलेट, पहले हम न्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब V इन एयर इज इक्वल टू न्यू इंटू वेवलेंथ इन एयर, हम एयर की वैल्यूज ले लेते हैं दोनों। ठीक है, अब ये हमें नैनोमीटर में गिवन है, और इधर वेलोसिटी इन एयर हमारी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू हमें पता नहीं है, और लैम्डा इन एयर 1000 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 × 10⁻⁹ मीटर। okay, जब नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो विल मल्टीप्लाई इट विद 10 × -9, ये स्मॉल है, नैनो को रिप्रेजेंट कर रहा है, okay, नैनोमीटर, तो दिस इज 10 × -9। अब यहाँ से न्यू निकालना है, तो न्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1000 × 10⁻⁹ मीटर, मीटर से मीटर गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट पर सेकेंड ही होते हैं, -9 और ये 3 कितना हो गया, -6। ठीक है, -6 ऊपर जाके +6 हो गया, तो ये देखो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, 3 × 10⁸, ये -9 + 9 हो गए, और ये 3 - 3 हो गए। okay? तो 8 और 9 प्लस के हैं, 17 - 3 14, तो कितना आ गया, 3 × 10⁻14 पर सेकेंड। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी हमारी किस में निकली है, एयर में। okay? और क्वेश्चन में उसने पूछी है वाटर में, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर, लेकिन मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। okay? जो फ्रीक्वेंसी उसकी एयर में होगी लाइट की, वही फ्रीक्वेंसी उसकी वाटर में होगी, तो इसलिए वाटर में भी आंसर यही है कि 3 × 10⁻14 पर सेकेंड, पर सेकेंड की जगह आप हर्ट्स भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स भी है। okay? तो दिस फ्रीक्वेंसी इज इन वाटर एज वेल एज इन एयर, दोनों का सेम आंसर है। okay? तो इसीलिए मैंने एयर में निकाल ली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ से मेरी फ्रीक्वेंसी भी निकल आई, वेलोसिटी भी निकल आई। अब थर्ड निकालना था वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। okay? अब वेवलेंथ इन वाटर, अब फिर अगर हम यही फॉर्मूला दोबारा से लगाएं कि वेवलेंथ के लिए V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, अब वाटर की वैल्यूज लगाओ सारी। तो V इन वाटर इज इक्वल टू न्यू इंटू वेवलेंथ इन वाटर।
अब वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी इन वाटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, न्यू मेरे पास कितना आया था, 3 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, और लैम्डा मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, लैम्डा आ गया 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड से पर सेकेंड गया। ठीक है, तो आंसर वैसे भी लैम्डा मीटर में ही आना चाहिए, तो मीटर में आ जाएगा ये। तो ये आप जब इसको 14 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस आएगा, इसको नीचे तो ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 10⁸ और -40। इसको आप डिवाइड करोगे तो 25 9 जा और 25 1 12 जा, 3 3 जा 3 3 3/4। ये 75 से भी जा रहा था, 75 3 जा 225, 73 3/5, तो 3/5 कितना, 3/4 3/4 हो गया 0.75 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6 क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू मीटर। ये मेरी वेवलेंथ आ गई। okay, 0.75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। या अगर हम और अगर उसे करें, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, और अगर साइंटिफिक में लिखें तो डेसिमल को इधर ले जाएं, अगर तो -7 हो जाएगा। ओके, नहीं तो यहाँ तक छोड़ दो। तो 0.75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर इज द वेवलेंथ इन वाटर। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, all the three answers we have calculated. Okay, so this is how we can do these questions. Simple formula application है। okay, आप बस थोड़ा समझ के करो और कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो कि क्या चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है और कैसे हमने फॉर्मूले को अप्लाई करना है। So this was a very simple question. Okay, now we move next to now how refraction takes place in a glass slab. एक स्लैब में कैसे होती है। Refraction in a slab. Okay, refraction in a glass slab. अब स्लैब क्या है कि ग्लास की स्लैब जो है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर पीस। Rectangular means opposite sides are parallel to each other. Okay, a ray of light which is falling incidentally obliquely on the glass पे oblique fall कर रही है। okay, देखो glass slab has two surfaces, एक AB surface है और दूसरा DC surface है। तो इसमें दो surfaces पे रिफ्रैक्शन होती है। क्यों कि देखो ये एयर है और ये स्लैब है, तो पहले एयर से वो ग्लास में एंटर करेगी लाइट, मेकिंग एंगल आई हेयर, और यहाँ से जब अब एयर है, दिस इज ग्लास, मतलब ग्लास अंदर है। ओके, तो जब ग्लास में एंटर करेगी तो एयर इज नाउ रेयरर मीडियम। ओके, और ये क्या है, डेंसर। तो व्हेन रे ऑफ लाइट विल मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट जो है ये ऐसे आ गई। ओके, मेकिंग एंगल आर स्मॉलर देन एंगल आई। के आई से छोटा बनेगा ए बी सरफेस पे। ओके, अब देखो जब ये CD में टकराई, अब CD में टकराई, अब ग्लास से दोबारा ये एयर में जा रही है, अब सेकंड सरफेस से अगेन इट इज गोइंग टू एयर। ओके, अब सेकंड रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो स्लैब में दो जगह पे रिफ्रैक्शन होगी, पहले ऑन AB सरफेस देन ऑन CD सरफेस। अब CD पे बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो नाउ इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये यहाँ पे आके इट विल गो अवे, ये अवे चली गई। ओके, अब ये एंगल अगर आई है, दिस इज एंगल, जैसे ये R1 है और ये इसके देखो ये एक नॉर्मल ये है, एक नॉर्मल ये है, और दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये R1, इसको हम R2 भी कह सकते हैं। ओके, तो अब ये एंगल जो है इसको कहेंगे एंगल E,
एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या अभी मैं लिखती हूँ आपके सारे ये क्या क्या है। तो अब इसमें एंगल ई R2 से बड़ा होगा, तो एंगल ई विल बी ग्रेटर देन एंगल R2 ऑन द सेकेंड सर्फेस। अब रेज देखो, दिस इज नोन एज द इंसिडेंट रे, ये मेरे पास जो स्लैब के अंदर है रिफ्रैक्टेड रे, और दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे। एंगल I is equal to angle of incidence angle R1 and R2 also, angle of refraction angle E, angle of emergence. Okay, this is first normal, let it be n dash, ये पहला नॉर्मल है, और let it be p dash सेकेंड नॉर्मल है। ठीक है, तो दो नॉर्मल ड्रॉ किए दोनों सरफेसेस पे, ए बी सरफेस पे n डैश एंड DC सरफेस पे p डैश। ठीक है, दीज आर नॉर्मल्स। तो दिस इज स्लैब। अब स्लैब में यहाँ से देखो, अगर ये इंसिडेंट रे है, इफ आई प्रोसीड इट फर्दर, अगर मैं इसे प्रोसीड करूँ तो इट वुड हैव गॉन लाइक दिस, ये ऐसे निकल जाती। लेकिन इमर्जेंट रेस के इधर साइड पे चेंज होगी, डेविएटेड ऑन द साइड। अगर सीधी निकलती तो ये निकलती, ठीक है, लेकिन इमर्जेंट रेस के इससे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई है। तो ये जो हमारे पास इतनी डेविएशन हुई है, दिस मच द इमर्जेंट रे हैज डिस्प्लेस्ड। ओके, तो इसको लेट इट बी डी। तो डी यहाँ पे क्या है, डी इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। साइड पे डिस्प्लेस हो गई, तो D इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज, इफ इंसिडेंट रे हैज गॉन स्ट्रेट तो इट वुड हैव गॉन लाइक दिस, बट इमर्जेंट रे हैज साइडवेज डिस्प्लेस्ड, के साइड पे, एंड हाउ मच इट हैज डिस्प्लेस्ड इक्वल टू डिस्टेंस D। ओके, सो D इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट दे देते हैं कि ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द रिफ्रैक्शन ऑन अ ग्लास स्लैब। तो आपने ये पूरी इस तरह से बनानी है। Okay, showing the, and this is the lateral displacement also. Okay, अब यहाँ से देखो, अगर इंसिडेंट रे सीधा निकल जाती तो ऐसे जाती, ये इमर्जेंट रे है, तो इसका मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। Okay, अब we will now see how we can prove that incident ray is parallel to emergent ray. Okay, so this is the proof now. Okay, ये रे डायग्राम है। तो अब prove that in a slab, in a glass slab, incident ray is parallel to emergent ray, or prove in glass slab एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। दोनों का सेम प्रूफ है, आंसर का सिर्फ फॉर्म चेंज है। ठीक है, I E के इक्वल प्रूफ करो, यहाँ ये प्रूफ करो कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। तो ये प्रूफ हम स्नेल्स लॉ लेके करेंगे। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट यू सी ए बी सरफेस। अब ए बी सरफेस पे लेट इट बी अब नेमिंग ऑल दीज रेज। क्या ऑन द ए बी सरफेस SP इज द इंसिडेंट रे। ओके, n डैश क्या है, दैट इज द नॉर्मल। ओके, और ये पॉइंट जो है लेट इट बी Q। ओके, तो TQ इज द रिफ्रैक्टेड रे और QM इज द इमर्जेंट रे। ओके, अब SP इंसिडेंट रे है ऑन AB सरफेस, एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएंगे तो रे इज रिफ्रैक्टेड इन द ग्लास। ओके, तो पहला देखो, ऑन AB सरफेस
using Snell's law. तो स्नेल लॉ लगाएंगे तो किसका अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जहां लाइट बेंड कर रही है, लाइट बेंड किस में कर रही है, ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ एयर, ठीक है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, तो साइन आई डिवाइडेड बाय, और आर यहां पर क्या है, साइन आर वन, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई ऑन ए बी सरफेस। इसी तरह मैं सी डी सरफेस पे देखती हूँ, नाउ ऑन सी डी सरफेस अगेन यूज द सेल्स लॉ। अब ये रे इंसिडेंट है, कि दिस वन इज इंसिडेंट और ये चली गई रिफ्रैक्ट होके बाहर, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन कहाँ हो रही है, एयर में, एयर में लाइट बेंड कर रही है, इसमें हम मान रहे हैं कि स्टेट आ रही है ग्लास टू एयर, तो इसका मतलब अब किसका होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ जी इज इक्वल टू, ओके, किसके इक्वल होगा, इसमें पहले हमने साइन आई बाय आर मान लिया था, तो इसमें अब हम क्या लेंगे, साइन आर टू बाय साइन ई, ओके, तो दैट इज इक्वल टू साइन आर टू बाय साइन ई। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई, मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो पहले लाइट ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्ट हुई, तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है हमेशा म्यू उसका ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, तो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर वन, वो मैंने पहली इक्वेशन लिखी। अब सी डी सरफेस पे ये इंसिडेंट रे है, कौन सी, टी क्यू, और क्यू एम रिफ्रैक्टेड रे है, जिसको इमर्जेंट रे कहेंगे, अब ये रिफ्रैक्टेड रे बन गई क्योंकि ये रे बैंड हो रही है, तो देन अब सी डी सरफेस पे किसका होगा, म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ ग्लास, किसके इक्वल है, साइन आर टू बाय साइन ई, तो ये मैंने सेकेंड इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब 1 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई 1 एंड 2, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, okay? इक्वेशन 1 मेरी क्या है, म्यू जी अपॉन म्यू ए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू ए बाय म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर वन इंटू साइन आर टू बाय साइन ई। देखो यहां से ये कट गए, अब R1 और R2 दीज आर इक्वल, क्योंकि ये दो नॉर्मल है और उनको ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो R1 इज इक्वल टू R2 कौन से एंगल है, एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, तो देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2, यहाँ पे लिख लो, बिकॉज R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू ऑल्टरनेट एंगल्स, तो अब यहाँ से ये सारा कट के 0 नहीं है, इट इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन ई, ठीक है, तो देयरफॉर साइन ई को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन ई इज इक्वल टू साइन आई, ठीक है, और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई, तो दिस वी वांटेड टू प्रूव कि I is equal to E. So when these angles are equal, so we can say that incident ray is parallel to emergent ray. Angle of incidence is equal to angle of emergence. Therefore, incident ray is parallel to emergent ray. Okay? So this was the proof of using the glass slab. Okay? So till now we have finished our refraction part, general refraction, that what is refraction, what is the refractive index, and how the refraction takes place in slab. Okay? Now in our next lecture I will move to the lenses then, okay, that how refraction takes place in a lens, okay, and what is a lens and what are the various terminologies regarding the lens. Okay then.